लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट टाइम पे, और रिफ्रैक्शन में हमने काफी सारी चीजें कर ली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। स्पीड ऑफ लाइट कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से थोड़ा अलग होती है, हाँ ये चीज और डिस्कस करना था आपसे। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में फर्क होता है। मास डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी से थोड़ा सा अलग होती है इस सेंस में कि जो आपका, जैसे कि एक एग्जांपल बहुत फेमस है, ऑयल का एग्जांपल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो मीडियम है, ये इस तरह से मान लेते हैं, ये पहले मीडियम में ऑयल है, ठीक है, और दूसरे में वाटर है। तो हम सब जानते हैं कि मास डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ऑयल की ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है? मास डेंसिटी किसकी ज्यादा है बताइए? मास डेंसिटी हाँ वाटर की ज्यादा है, ऑयल की कम है। तो इसका मतलब अगर हम मास डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है? मास डेंसिटी वाटर डेंसर है, वाटर डेंसर है। अरे भैया मास डेंसिटी वाटर की नहीं ज्यादा है, मास डेंसिटी तो ऑयल की ज्यादा है ना। मतलब क्या बता रहे हैं आप लोग? ऑयल डेंसर है, अगर आप मास डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे तो ऑयल की मास डेंसिटी ज्यादा होती है। बोलो ज्यादा होती है? वाटर की ज्यादा होती है। वाटर की ज्यादा होती है, ठीक है, सही बात है बिल्कुल। तो मास डेंसिटी के पर्सपेक्टिव में ऑयल क्या है? रेयर है, और वाटर क्या है? डेंसर है। बोलिए। मास डेंसिटी जब हम देखेंगे, ये डेंसर और रेयर हम देख रहे हैं, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास कंटेन हो रहा है उसको बोलते हैं मास डेंसिटी, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास कंटेन कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, उसको बोलते हैं उसकी मास डेंसिटी। अच्छा, अगर हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की कैसी होती है? ज्यादा होती है। हाँ, तो ऑयल जो है वो ऑप्टिकली डेंस होता है और वाटर ऑप्टिकली रेयर होता है, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें कि जब हम क्या करते हैं, किसी लाइट रे को भेजते हैं, नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि कोई लाइट रे अगर ऑयल से, आपका ऑयल से इसमें आ रही है वाटर में, तो उसको क्या होना चाहिए था नॉर्मल हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? बताइए। जैसे ये लाइट रे यहाँ पे पड़ी, अब बताइए इस लाइट रे के साथ क्या होना चाहिए था? कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए था, कि टुवर्ड्स द नॉर्मल आना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? कि मान लीजिए हम नॉर्मल बना देते हैं, बोलिए। जो हमारी मास डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? उसके हिसाब से ऑयल हल्का है ना, रेयर है, और वाटर डेंसर है। सर टुवर्ड्स, तो रेयर टू डेंसर जा रही है ना लाइट, अब तो रेयर टू डेंसर कैसे जाना चाहिए था? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन जब हमने ऐसा किया एक्सपेरिमेंट तो क्या पाया कि ये जो लाइट रे है वो टुवर्ड द नॉर्मल ना जाकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग रही है, ऐसे भाग रही है। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि ऑयल जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वाटर के कंपैरिजन में। वाटर रेयर हो गया, ठीक है, रेयर में ही तो ऐसा होता है कि स्पीड बढ़ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझनी जरूरी है कि जो लाइट की स्पीड कम होती कैसे है। लाइट क्या करती है, जैसे मान लीजिए किसी भी मीडियम से जा रही है तो उसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे। तो लाइट क्या कर रही है, मान लीजिए ये यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से निकल रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ से जब लाइट एंटर हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसके अंदर छोटे छोटे एटम है। वो क्या करती है, इस एटम के अंदर जाती है और फिर ये एटम उसको पहले अब्जॉर्ब करता है, यानी फर्स्ट टाइम क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा लाइट को, और उसके बाद फिर जब इससे निकली तो इसको बोलते हैं एमिट करना, ठीक है, एमिट करेगा, हाँ, री एमिशन, यानी उसको अब्जॉर्ब करेगा फिर एमिट करेगा, अब्जॉर्ब करेगा एमिट करेगा। तो ये जो अब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है इसमें थोड़ा सा टाइम लैग होता है, टाइम टेकन होता है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट में ये टाइम ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट में लाइट की स्पीड कैसी हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। यही अब्जॉर्प्शन का और उसके बाद री एमिशन का, जो एटम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो वो जितना ज्यादा इसमें टाइम लेते चले जाएंगे उतनी ज्यादा लाइट की स्पीड वहां पे कम हो जाएगी।
ठीक है, यानी एक तरह से ये स्टॉप्स होते हैं जहाँ पे लाइट को रुकना पड़ता है। जैसे बस है कोई, वो चलती चली जा रही है आपकी रोड पे, अब बस की स्पीड नहीं कम कर रहे हैं आप उतनी रखे हुए हैं, लेकिन उनको स्टॉप्स आपने बढ़ा दिए, तो रास्ते में अगर बस को रुकना पड़ गया तो फिर से वो स्पीड मेंटेन करेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। जितने ज्यादा स्टॉप्स होते हैं उतना ज्यादा आपको टाइम लगता है, उसकी स्पीड में फर्क आ जाता है। यहाँ पे भी वही है, लाइट एटम्स के अंदर से गुजरती है, एब्जॉर्ब करता है एटम, फिर एमिट करता है। जिस भी सब्सटेंस में जब तेजी से होगा वो सब्सटेंस में लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जैसे हमने एग्जांपल दिया, एयर है, आपका वाटर है, ठीक है, उसके बाद आपका ग्लास है, उसके बाद आपका डायमंड है, इन सब में ऐसा हो रहा है। लेकिन एयर में वो बहुत तेजी से बिल्कुल वैक्यूम की तरह ही एब्जॉर्प्शन और रीएमिशन होता है एटम्स का, एयर के जो एटम्स होते हैं। वाटर में थोड़ा सा लैग होता है तो थोड़ा डिले हो जाता है, ग्लास में उससे ज्यादा लैग होता है, उससे देर में होता है ये काम, एब्जॉर्प्शन और फिर रीएमिशन वाला, और डायमंड में और ज्यादा देर होती है। इसीलिए इनकी जो स्पीड है वो इस तरह से डिक्रीज करती चली जाती है जब अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सर ये ऑब्जेक्ट के कलर पर भी डिपेंड करता है? हाँ करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ कलर डिटरमाइन करेगी तो उस पे पड़ेगा। वेवलेंथ पे कहना ज्यादा सही है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपकी थी, तो आपको समझ में आ गया ना। ये ऑप्टिकल डेंसिटी का जो वर्ड बोला गया वो इसीलिए बोला गया ताकि हम लोग मास डेंसिटी से थोड़ा उसको डिस्टिंग्विश कर सकें। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मास डेंसिटी की तरह ही वर्क करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो हम ऐसा ना हो कि पूरी तरह से उसको मास डेंसिटी का अप्लाई करना शुरू कर दें। ठीक है, तो हो सकता है कुछ केसेस में एक्सेप्शंस निकल आएंगे तो उसमें वो ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, और पहला लॉ क्या बताता है कि एक ही सेम प्लेन में होना सबका जरूरी है, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में देखा था। लेकिन जो दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ठीक है, क्या क्यों समझना जरूरी है और कैसे समझें इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दो मीडियम आपको दिख रहे हैं, हमने तीन केसेस दिए हैं आपके सामने, और ध्यान से सुनिएगा इसको। ये सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई है, इसमें आप बहुत आसानी से स्नेल्स लॉ को समझ सकते हैं इस अंडरस्टैंडिंग से। तीन केसेस हैं, तीनों डिफरेंट केसेस आप देख लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। ठीक है, अच्छा पहले केस में आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 19 पॉइंट समथिंग है। दूसरे केस में देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने कम कर दिया है, बढ़ा दिया है सेकंड केस में, जरा बताइए प्लीज, डू लेट मी नो। बढ़ा दिया है ना, दिख रहा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया है हमने सेकंड केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हुआ है? यस बोलिए। हाँ हुआ है। अच्छा, थर्ड केस में हमने फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को छेड़छाड़ की है, तो क्या एंगल ऑफ जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया ना, थर्ड केस में कम कर दिया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन भी उस हिसाब से एडजस्ट हो गया है। अच्छा, तीन अलग अलग सिनेरियो लिए हैं, तीनों में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को अलग अलग रखा है, और उसके रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब अगर हम, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप तीनों केसेस में इनका, ये जो एंगल्स आपने लिए इनका रेशियो निकालिए, तीनों केसेस में इनका रेशियो निकालिए। एक चीज है जो इसमें कांस्टेंट रखी है हमने, क्या रखा है कांस्टेंट, तो बताएगा? ध्यान से सोच के बताओ। सर वो ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है। और एक बात और है कि वो जो रेयर है वो एयर ही है, मतलब ऐसा नहीं है हमने रेयर में कुछ चेंज लाया है, मतलब एयर है और वाटर है, इसको सेम रखा है, मीडियम चेंज नहीं किया नाम ने। ठीक है, रेयर तो कोई भी हो सकता था, मान लीजिए ऊपर वाटर कर देते, नीचे डायमंड कर देते, तब भी रेयर रहता, ऊपर नीचे डेंसर रहता है ना। तो हमने मीडियम को चेंज ही नहीं किया है। ठीक है, तो हमने मीडियम को कांस्टेंट रखा है, मीडियम सेम है। अब हमने दोनों, हर एक केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो निकाला, और ऐसे ही नहीं निकाला है, साइन के साथ निकाला है, यानी साइन ऑफ एंगल ले लिया, सबका साइन एंगल लेके हमने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट किया तो हमें क्या पाया, हमने ये देखिए, हमने पाया कि अप्रोक्सीमेटली सब में सेम आ रहा है, देखो इक्वल है बिल्कुल। बोलिए इसका मतलब क्या है, यहां से हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि अगर हम मीडियम को नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी कराते रहते हैं, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक पर्टिकुलर मीडियम में, कांस्टेंट मीडियम में कितना भी वेरी कराएं, उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेगा कि जब भी हम उन दोनों का रेशियो लेंगे वो सेम आएगा। ठीक है, no matter how many times you change the angle of incidence, the angle of refraction adjusts itself in such a way that whenever you take the ratio of angle of incidence to the angle of refraction,
with sign, with angle sign, then it will remain, always remain same. ठीक है, क्लियर है? बोलिए। यस। हाँ, यही स्नेल्स लॉ है। स्नेल ने यही बताया था, यही जो अभी हमने देखा दोनों, उन्होंने बताया था कि अगर आप मीडियम को कांस्टेंट रखते हैं, चलिए ऊपर पढ़ के देख लेते हैं। ये देखिए, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, द रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्शन एंगल। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर दी इन्होंने, तो अभी हम वो भी देख लेते हैं। पहले हम ये समझ गए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा अगर आप मीडियम चेंज नहीं करते हैं, चाहे जितनी बार आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करिए। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक ये भी तरीका है, ये समझ लीजिए। और तरीके हम लोग स्पीड वाले देख चुके हैं पीछे, स्पीड से निकालने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है एंगल से भी निकालने का एक तरीका है, और ऐसा नहीं अलग अलग आएगा, दोनों से आप निकालेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है, बताया था हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट है वो, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए बदलेगा नहीं। एयर वाटर के लिए दोनों का जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वही रहेगा, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है वो वही रहेगा, तो वो कांस्टेंट है वो। हर एक, ये एक दूसरा मेथड हम देख रहे हैं निकालने का, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं इसको। बोलिए, समझ में आया? क्लियर है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक तरीका है, सेकंड लॉ, यानी स्नेल्स का जो लॉ है, जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसमें क्या, स्नेल्स ने हमने क्या दिया था कि अगर आप मीडियम को सेम रखते हैं तो आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से आप जो ये आएगा, ये दोनों बराबर आएगा दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी अगर मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 अपॉन साइन 19.5 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ये है स्नेल का फॉर्मूला। यानी इसको अगर हम जनरलाइज करें तो कैसे लिख सकते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू क्या आएगा, μ1 अपॉन μ2। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इसका यूज कहाँ है? इसका यूज ये है कि आपको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है और एक का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को लगा के। ये यूज है इसका, ठीक है। जैसे भी हमने इसका रेशियो निकाला था ना, साइन 30 अपॉन साइन 19.5, ये कितना आ गया था आपका, 1.5 आया था, ठीक है। और ये इसके इक्वल होता है आपका n1 अपॉन n2। तो अब बताइए, n1 अगर 1 है तो n2 कितना आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कितना आएगा, 1 अपॉन 1.5। क्लियर है? अब आप निकाल सकते हैं आसानी से कि n2 कितना होगा। ये एक तरीका है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला भी, कि इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको एक लिखने का तरीका ये है कि आप लिखते कैसे हैं। सबसे अच्छा लिखने का तरीका इसका ये है कि आप पहले वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखिए साइन आई, उसके साथ लिखिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n1 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, साइन आर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n2 है। ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे आप इसका रेशियो जब निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। तो सेकंड वाले का पहले होगा, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे एक ये फॉर्मूले में गड़बड़ हुई है, इसको इस तरह रखो, μ2 अपॉन μ1 होता है, μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा आपका ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी μ2 अपॉन μ1 से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। बोलो, क्लियर है? सबको समझ में आया? तो एक ये तरीका हो गया कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकाल सकते हैं। दो मेथड हैं, दो क्या है, दोनों ही मेथड सेम है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। ये दूसरे वाले से ही आप पहले वाले को लिख सकते हैं ड्राइव करके। साइन आई है, साइन आई के नीचे साइन आर कर लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 हो जाएगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। जल्दी फटाफट करके बताइए। So 40 डिग्री, कितना डिग्री? 40 डिग्री। 40 डिग्री। फॉर्मूला क्या लगाया?
I upon R equal to mu2 upon mu1. साइन आई, ये कह रहा है लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है, तो मान लीजिए एयर से ग्लास में जा रही है, ये एयर है, ये ग्लास है, एयर से ग्लास में जा रही है, ये देखिए इस तरह से कहीं पे इंसिडेंट होगी और आपका कुछ कोई नॉर्मल भी होगा बीच में, ये मान लीजिए नॉर्मल है। अब एयर से ग्लास में जा रही है तो क्या होना है बताइए, इसके साथ बेंडिंग होगी, यस सर, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स Towards नॉर्मल। normal, ऐसे कहीं बेंड हो जाएगी ये लाइट, ये ऐसे बेंडिंग होगी। अब ये बेंडिंग हुई, अब ये कह रहा है कि ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना, इसने कितना है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऊपर किसका लिखेंगे बताइए, म्यू जी लिखेंगे ना, अपॉन म्यू एयर, बोलो फॉर्मूला यही होगा या नहीं? यस सर, Yes sir. अच्छा ये फॉर्मूला हुआ, तो साइन आई हमें दे रखा है क्या, Yes sir. साइन आई कितना दे रखा है 60। हाँ, तो साइन 60 अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जी कितना दे रखा है आपको, म्यू जी दे रखा है ये आपको 1.5, और एयर का कितना होगा, एयर की जगह पे कितना लिखेंगे सर 1, 1, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बता दीजिए कितना आएगा, ये साइन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 60 कितना होता है √3/2 और नीचे आ जाएगा 1.5, ऐसा ही होगा। तो ये पूरा कैंसिल तो होगा नहीं, मुझे लगता है ये हो जाएगा 1/√3 होगा, यहाँ 1/√3 आता है क्या साइन में किसी नॉन फॉर्मूले में, नहीं आता है, No sir. तो ये आ जाएगा आपका R इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, इस तरह लिखिए फिर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, बोलो सर आखिरी लाइन नहीं समझ में आई आखिरी लाइन कौन सी, सर। वो आर इज इक्वल टू साइन की पावर -1 हाँ इंटू 1/√3। अच्छा ये नहीं समझ में आया, तो कैलकुलेशन तुम्हारी इसका मतलब बहुत वीक है मैथ्स में, चलो समझाते हैं कैसे आया ये। एनटीएससी के लिए अगर सीरियस हो तो कैलकुलेशन पे काम करो, साइन 60 अपॉन साइन आर इक्वल टू 1.5/1, देखिए ये कैसे आया, इसको आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन 60, तो साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 होता है √3/2 और ये 1.5 नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। यस अब सर, क्या होगा, ये हटाओगे यहाँ से, ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 2 कैंसिल, ये आएगा √3/3। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यस सर, हाँ तो √3 से √3 कैंसिल, 1/√3 आ गया। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है साइन आर इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, जब ये कोई वैल्यू सामने आपको नहीं मिल रही है, आपको नॉन एंगल आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको जनरल एंगल पता है 30 60 45 90, तो उसमें से तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखा करो आर और साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाता है। ये टिग्नोमेट्री अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ी है तो ये समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ी तो यस कोई सर, आ परेशानी की गया आ बात गया। नहीं। हाँ इस साल आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो ये इनवर्स में लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कंपटीशन में क्या है कि ये सारी जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ तक बस एक कैलकुलेशन आएगी, ये जितना मैंने लिखा है ये सब नहीं आपको लिखना है, ये माइंड में चलनी चाहिए बहुत तेज। ये क्या होगा, ये इतना टाइम बचा आपका, फाइनली आपके दिमाग में आंसर आ गया, यहाँ के बाद ही आपने कैलकुलेशन कर ली और हो गया। इसमें थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे आ जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देख लिया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे असर डालते हैं। सबसे पहला आपका नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है।
नेचर ऑफ द मीडियम क्या है, यानी किस मीडियम में, तो हम लोग पहले दिन से पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है, क्या है, कौन ग्लास है, आपका वाटर है, ये उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी एक तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है उन मीडियम्स की, मास डेंसिटी क्या है उन मीडियम्स की, तो नेचर कैसा है उन मीडियम्स का, इस बात पे ये चीज डिपेंड करेगी सबसे पहली चीज। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी भी मीडियम का, जैसे ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे एयर है और मान लो यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ से अगर लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है, तो ये बेंडिंग हो रही है, सपोज करिए कुछ भी, तो ये जितनी भी बेंडिंग हो रही है यहाँ पे, तो वो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, कुछ तो याद हो जाने चाहिए तुम लोग को। 1.3 नहीं नहीं नहीं, 1.33 होता है, ठीक है, इसको याद रखना। 2.25 उसका होता है ग्लास का, हाँ ग्लास का है शायद, होता है इसका होता है 2.25 इसकी स्पीड होती है इंटू 10⁸, और इसकी होती है 3:10⁸। देखिए आप रेशियो निकालेंगे आपको दिख भी रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 2 पॉइंट कहाँ से आ जाएगा अगर स्पीड का रेशियो निकालो, है ना। तो यहाँ देखिए 1.33 है, तो अब क्या होगा अगर मैं इस वाटर को हीट कर दूं, यानी इसका मान लीजिए पहले कुछ टेम्परेचर था 37 था, रूम टेम्परेचर पे था, और हमने बढ़ा के 100 कर दिया, तो अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बताओ ये कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, इफेक्टिव कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, हाँ क्योंकि डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, बोलो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका गिर जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी पे डायरेक्ट डिपेंड करता है ये, डेंसिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड मीडियम की बढ़ जाती है, ठीक है, जो एमिशन वो सॉरी एब्जॉर्प्शन और रीएमिशन का प्रोसेस है वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो कैटेलाइजर का काम करता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर। दूसरी चीज क्या है, अच्छा यहाँ पे नेचर ऑफ द मीडियम में क्या समझ में आया कि नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगी, यानी स्पीड अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा किसी पर्टिकुलर मीडियम पे। तीसरा क्या है, कलर ऑफ वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, यानी कलर पे या वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। अच्छा अब हम लोग जानते हैं कि जो वेवग्योर होती है, ठीक है, आपका पूरा वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट इंडिगो सारे कलर वगैरह जो होते हैं, ब्लू, उसमें क्या होता है नीचे आप जाते हैं जब, सबसे नीचे क्या मिलता है आपको, रेड, हाँ, तो अब अगर वेवलेंथ वाइज आपने इसको पढ़ा होगा, याद कर रखा होगा, स्कूल में कहाँ पे चल रहा है अभी, स्कूल में कहाँ पे चल रहा है अभी, वर्क एनर्जी पावर सर अभी तो हम सॉल्व फ्री है। ठीक है, किसी के स्कूल में क्या ये स्टार्ट हुआ, यस सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके स्कूल में स्टार्ट हो गया, सर सीएमएस महानगर में CMS। अच्छा महानगर में, चलो अच्छी बात है। तो ये जो है आपको अभी तो ये देखिए जो रेड है, यहाँ से ऊपर से नीचे जब आते हैं आप ऐसे, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है, इतना याद रखना। सबसे कम वेवलेंथ होगी वॉयलेट की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेड की, ठीक है, तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो सोचो स्पीड बढ़ेगी ना, स्पीड भी इंक्रीज करेगी जब आप नीचे आएंगे ऊपर से नीचे, तो इसका मतलब रेड की स्पीड मैक्सिमम होगी और वॉयलेट की कैसी होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम। हाँ, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया आप लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी सबसे ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट की सबसे ज्यादा होगी और रेड की सबसे कम होगी, क्योंकि स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको दो कलर ऑफ वेवलेंथ दे रखी हो, वॉयलेट और रेड, तो आपसे पूछा जाए बताओ मैक्सिमम डेविएशन किसमें होगा, तो किसमें होगा, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किसमें होगा या डेविएशन किसमें होगा, भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें ज्यादा डेविएशन होगा, बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वॉयलेट का, हाँ, तो वॉयलेट में ज्यादा होगा और आपका रेड में कम होगा डेविएशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये तीन फैक्टर्स हैं, इनको याद रखना है, नोट्स तो पहुंच ही जाएंगे, अब आराम से याद रखिएगा इसको, कैसे, बहुत आसान है, याद रहेंगे। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। ये हमने आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था, याद है किसी बच्चे को, ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ाया हुआ है आपको, ये टर्म आपका नया नहीं है आपके लिए, पिछले साल पढ़ाया था, नहीं याद होगा, भूल गए होगे, चलो ठीक है। फिर यहाँ देखो, याद है, देखो क्या है एक्चुअली कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे भी 45 है, दोनों ही सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे है और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 20 डिग्री बन रहा है। अब बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर रख दिया जाए,
ये आपको पता है मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मिरर रख दिया जाए यहाँ पे, तो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो लाइट रे है, जिस एंगल, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यही आपकी इंसिडेंट रे बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बोलो। अरे यही तो बन जाएगी इंसिडेंट रे, इधर से वापस जाएगा जब। यस सर। हाँ, यानी अगर आप यहाँ पे किसी मिरर को रख देते हैं, तो ये लाइट रे एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करते हुए बाउंस बैक करेगी। अब सोचो ये इंसिडेंट रे बनेगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी लाइट अगर आप खाली पोजीशन की इंटरचेंजिंग कर दें, यानी अगर आप रिफ्रैक्टेड रे को जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हो रही है, उसी पॉइंट से किसी रे को इंसिडेंट करने लग जाए आप, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं टॉर्च लेकर खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल इसी पॉइंट पे, चलो मिरर को हटाते हैं। मान लो यहाँ पे मैं टॉर्च लेकर खड़ा हो जाऊं, जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे पहले आ रही थी, और इधर से लाइट रे ऐसे डालने लगूं, यानी अब हम डेंसर टू रेयर डाल रहे हैं लाइट रे को, तो एग्जैक्टली जो रिफ्रैक्टेड रे वाला एंगल है, वही एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी, अगर आप सिर्फ उसी पॉइंट पे खड़े हो जाए टॉर्च लेकर। यानी लाइट रे जो है वो अपना पाथ भूलती नहीं है, जिस एंगल पे वो पहली बार रिफ्रैक्ट होकर आ रही थी, अगर आप वहां पे खड़े होके लाइट को इंसिडेंट कराने लग जाएं, आप डेंसर करने लग जाएं, तो वो सेम वही पाथ फॉलो करती हुई दूसरे मीडियम में निकलेगी इस बार। और देखिए राइट में आपके बगल में जो फिगर बना है उसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए हमने यही तो किया, इसको इंसिडेंट रे बना दिया। यहाँ पे देखिए इधर वाला, इधर मामला बिल्कुल उल्टा कर दिया, यहाँ लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही थी, और यहाँ पे अब हमने डेंसर टू रेयर भेजा है। ये देखिए इंसिडेंट रे को बिल्कुल एग्जैक्टली उसी एंगल पे भेजा, जिस एंगल पे पहले लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही थी, हमने उसी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराया, तो लाइट एग्जैक्टली उसी एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई जिस एंगल पे पहले इंसिडेंट हो रही थी। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदे तो बहुत हैं, खैर प्रैक्टिकली कभी बताएंगे बाद में। अभी हम लोग एक चीज समझते हैं पहले कि ये जैसे वो बुलेट वाला, आपने कभी एक एग्जांपल सुना होगा, लोग मतलब इसको क्राइम मूवीज में भी यूज किया जाता था ये। चलो अच्छा, अभी पहले एक चीज समझते हैं कि ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा। पहले हम लेफ्ट वाले फिगर का देखते हैं, बताइए लेफ्ट वाले फिगर का क्या होगा भाई। म्यू एयर मान लो अपॉन, नीचे क्या है, ग्लास है मान लो, नीचे वाले को मीडियम तो हम ग्लास ले लेते हैं, इसको एयर ले लेते हैं, इसको ग्लास ले लेते हैं। तो बताओ म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास, ये किसके बराबर होगा? बल्कि ग्लास को ऊपर रखें भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा बताओ? म्यू जी अपॉन म्यू आर होगा, म्यू एयर होगा या नहीं होगा? Yes, sir. राइट वाले के लिए बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? Refractive index of mu air upon mu glass. बस। अच्छा, आपको दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों की? Yes, sir. तो राइट हैंड साइड को सेम कर लेते हैं। चलो भाई, ये मिलेगा कुछ ऐसा, बोलिए। और इसको भी और अच्छे से समझाते हैं, ये म्यू जी अपॉन म्यू एयर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस तरह से, और इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, कोई गलत? बिल्कुल नहीं गलत है भाई। ये वाला जो है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ये वाला क्या है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नहीं, बताइए। यस सर। यही तो है ना, क्लियर है? सही लिखा है मैंने? यस सर। अब ये कितने बच्चे बताएंगे ये सही लिखा है, क्योंकि ये चीज हमने लास्ट टर्म पे अच्छे से समझाई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में भी समझाई थी, और लाइट की स्पीड के सेंस में भी समझाई थी। इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, बताइए। रॉन्ग है। जो बोलोगे, अगर रॉन्ग बोलोगे तो उसका रीजन देना पड़ेगा, राइट बोलोगे तो रीजन देना पड़ेगा। जल्दी बताओ। सो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होना चाहिए इस वाले केस में। हाँ, यहाँ वाले में क्या होना चाहिए, पहले वाले में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब जी यहाँ पे होना चाहिए, ये ए यहाँ पे होना चाहिए, ये हाँ कह रहे हो? सर। यस सर। हाँ हाँ। अच्छा, राइट में क्या होना चाहिए, इधर इधर ए यहाँ होना चाहिए, जी यहाँ होना चाहिए, बोलो।
सही है? यस सर। yes, हाँ sir. अच्छा, Yes, क्यों sir. गलत था पहले वाला? वो वाला हमने कौन सा लिख दिया था, पहले वाला जो लिखा था? सर आपने पहले लिख लिया था लेफ्ट हैंड केस में कि यूज ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नहीं नहीं, ये वाला भी हमारा सही होता किसी ना किसी सेंस में। बताओ किस सेंस में ये सही होता? Speed of The air other वाले by बंदा के के sense sense में। हाँ एग्जैक्टली, अगर स्पीड्स का रेशियो लिया जा रहा होता तो वो सही होता। लेकिन अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ले रहे हैं तो क्या होता है, जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वही ऊपर होता है न्यूमरेटर में। ये होता है ना, राइट हैंड साइड वाला न्यूमरेटर में होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और स्पीड के केस में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो आपका न्यूमरेटर में चला जाता है। देखा है ना हमने? अगर मान लीजिए स्पीड के सेंस में हमें लिखना होता है इसको, तो हम कैसे लिखते? ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसमें आता आपका स्पीड ऑफ किसका, किसका स्पीड लिखते हैं यहाँ पे? glass. हाँ, स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ एयर हो जाता है। लेकिन अगर इसको हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेंस में लिखना है तो इसी को कैसे लिखेंगे? ऊपर किसका लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसको ध्यान से देखो, एयर का लिखेंगे और नीचे किसका एयर लिखेंगे? का सर, ग्लास का नीचे लिखेंगे। ग्लास का। हाँ ठीक है, चलिए इसको सही करते हैं। ये कितना आएगा आपका म्यू, इधर क्या आएगा आपका ग्लास और इधर एयर। इसको भी सही कर लेते हैं, ये होगा आपका म्यू और राइट हैंड साइड में क्या आएगा इस बार? एयर और इधर आएगा ग्लास। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से कि इन दोनों को हमने क्या किया था अभी, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो पहले कि स्नेल ने हमको लॉ क्या दिया है, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन जो है और दूसरी का रेसिप्रोकल है या नहीं है? Yes, sir. ये बात दिख रही है? तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिलेगा हमें? 1. नहीं 1 नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसको अगर हम उल्टा करके करें, यहाँ पे आपको मिलेगा, एक सेकंड में थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए ये है साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ देखिए क्या है, इसको अगर हम पलट दें तो क्या लिख सकते हैं? साइन आर अपॉन साइन आई कितना हो जाएगा यहाँ से? म्यू जी अपॉन म्यू ए हो जाएगा। बोलो, या इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जगह कम पड़ रही है और दिक्कत होगी समझने में, तो पीछे चलते हैं। हाँ ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर है। बोलो, देखो राइट हैंड साइड एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर है या नहीं है? कितने लोगों को दिख रहा है ये? चलो Yes. सेपरेट पेज ले लेते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब सो यहाँ पे दोनों केसेस अलग अलग तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहला केस क्या था, जब हम लाइट को कहाँ से कहाँ भेज रहे थे? ये पहला केस है आपका, जब आप लाइट को भेज रहे हैं डेंसर टू रेरर या रेरर टू डेंसर, कुछ भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे केस में क्या होगा, तो पहले ही केस में क्या होगा, अगर आप रेरर टू डेंसर भेज रहे हैं तो वो ये रेरर हो गया, ये डेंसर हो गया। रेरर टू डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे 45 हमने लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बन रहा था? 20 बन रहा था। अब बताइए हमने क्या बताया था कि अगर हम क्या कर दें, लाइट को जैसे रेरर टू डेंसर भेज रहे हैं, एग्जैक्टली इसका
डायरेक्शन को पलट देंगे। यानी अब हम जो रिफ्रैक्टेड रे है आपकी, ये देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, सभी लोग ध्यान से देखिए, और ये आपकी इंसिडेंट रे है। अब हम रिफ्रैक्टेड रे को अगर इंसिडेंट रे बना दें, कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बताइए। रिफ्रैक्ट, हाँ यहाँ सोर्स को रख देते हैं ना उठा के, नीचे अगर हम सोर्स को ले आते हैं तो बन जाएगा, सोर्स को हम नीचे ले आते हैं। तो अब हम इस बार यहां से लाइट रे भेज रहे हैं, और कितने एंगल पे भेज रहे हैं, सेम एंगल पे भेज रहे हैं, 20 पे, ठीक है। इस बार ये इंसिडेंट रे है हमारी, 20 पे ही भेज रहे हैं, सेम एंगल पे। अब ये रिफ्रैक्ट कितने एंगल पे होगी बताइए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये देखिए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई रे, और कितना एंगल बनाएगी, ये बनाएगी सेम एंगल 45 डिग्री। ये हमें पता कैसे चला, ये पता चला प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइट या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये अब आपका डेंसर मीडियम था, यहाँ देखिए यहाँ से आपने इधर से इधर भेजा लाइट को, और ये क्या था, रेरर मीडियम था। अब यहाँ पे इससे हमें निकल के क्या आती हैं, क्या चीजें निकल के आती हैं। अगर हम पहले वाले केस में लिखें तो म्यू अगर हम निकालते हैं पहले वाले केस में, तो एयर टू ग्लास, ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो क्लियर है ये बात। फर्स्ट केस में बोलो बेटा, फर्स्ट केस में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसको हम ग्लास मानते हैं और इसको हम एयर मानते हैं, क्या ये सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। सेकंड केस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड केस में अगर हम लिखते हैं तो ऊपर अब क्या आ जाएगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे आपको एक चीज नहीं दिख रही है कि I इज इक्वल टू आर है इन दोनों में, बोलो। ये इसका I है और ये इसका क्या है, R है, क्लियर है। और ये देखिए ये I है और ये R है इस वाली के लिए। तो अगर हम यहां से लिख रहे हैं, इसको I मान रहे हैं, तो अब हम यहां से इधर के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपके लिए बताइए, साइन आर बाई साइन आई। हाँ साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा इसके लिए। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलने वाला है हमें, देखिए ध्यान से, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर कैंसिल, आई कैंसिल, क्या मिलेगा बताइए, 1 मिलेगा। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन ये, बोलो ये बात समझ में आई। यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा, बताओ। अरे कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्वेश्चन में, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 3/2, आपसे पूछ रहा है कि क्या बताओ, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, बताओ कितनी आसानी से निकल आएगा, खाली हाँ उल्टा कर देंगे, बोलो क्लियर है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम का पूछ रहा है उसके रेस्पेक्ट में, और फिर उसको पलट दिया क्वेश्चन को उसने, तो आपके लिए फॉर्मूला कितना हेल्पफुल है ना, कि अगर आपको ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है तो आप एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आसानी से निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूले से। अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत होती है कि हम कैसे निकालें। ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का फायदा ये है कि आपको एक, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, खाली उनका रेस्पेक्ट में वो पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप सिर्फ 1 अपॉन में करके निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए ये अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन जो दिया हुआ है उसको करिए, तो 1 अपॉन 3/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2/3 मिल जाएगा। डन, समझ में आया सबको। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो भैया क्वेश्चन बताओ ये वाला। क्या हो गया, क्या होगा सर फिजिक्स टेस्ट फ्रॉम 7 PM।
अच्छा हाँ, फिजिक्स टेस्ट अभी करते हैं 2-3 मिनट में। ये पहले इसको पहले क्वेश्चंस कर लो, एक तो इसी से रिलेटेड है तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अभी स्टार्ट करते हैं। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, एंड ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो आपको ये दे रखा है, ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सॉरी एयर, और क्या दे रखा है, ग्लास, इसी का आंसर आया विद रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है। अब दोनों को अगर एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा बताइए, पहले वाले को एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा, ऊपर क्या लिखें बताइए जल्दी से, ऊपर क्या लिखें, of water. Index of water by refractive index of air. ऊपर वाटर का लिखना है, नीचे एयर का लिख दिया। चलिए अच्छा, दूसरे वाले में क्या लिखें, इसमें ऊपर क्या लिखें, सर ग्लास का। अच्छा नीचे क्या लिखें, एयर। अच्छा दोनों को डिवाइड कर दें, क्या मिल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, बोलो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ना, इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, इसको ये लिख सकते हैं, No, sir. No, sir. नहीं लिख सकते, अरे क्यों नहीं लिख सकते, क्या यार तुम लोग थोड़ी थोड़ी देर में झटके देते हो ऐसे, क्यों नहीं लिख सकते भाई, ये यही तो है, देखो ध्यान से, No, sir. G की जगह W होगा। जी की जगह W, Yes. जी की जगह, जी की जगह W होगा, यस सर, जी पहले आएगा। ये होगा, ठीक है, अब सही है, Yes, sir. यस सर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई नहीं, अभी आंसर ही नहीं आया है, तो इसका उल्टा निकालना है ना हमें, वो कैसे निकालेंगे, So UG upon UW. हाँ तो इसका उल्टा कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग देख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाएंगे ना यहाँ पे, ये देखिए, अगर ग्लास इधर लाना है, वाटर इधर ले जाना है, तो क्या करना होगा, इसको पलट देंगे, ऐसे हो जाएगा, बोलिए, Yes, sir. कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन मैच कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, कर रहा है, फर्स्ट ही ऑप्शन तो मैच कर रहा है, First option. ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखिएगा, और फिर भी नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट टाइम पे पूछिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, चलो ये क्वेश्चन ये भी कर लो। एक्सक्यूज मी सर, सर मशीन्स में क्वेश्चन था मुझे। मशीन का क्वेश्चन बहुत सही टाइम पे याद आया तुमको, लास्ट टाइम पे याद नहीं आया, और अब अभी अभी याद आया क्या, बिल्कुल जस्ट 5-10 मिनट पहले। नो सर, सर आप पढ़ा रहे थे, बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा बताओ क्या क्वेश्चन है, सर जो कैटapult होता है वो किस लेवल को बिलोंग करता है? कौन सा, कौन सर कैटapult। आवाज सही नहीं आ रही है, सर कैटapult सर- कौन से क्लास, कैटapult क्या बोल रहे हो,
सर कैटरपिलर, गुलेल। 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 अच्छा गुलेल, वो तो हमने नोट्स में लिखवाया हुआ है कि कौन सा लीवर है, नोट्स में लिखा है, नोट्स में लिखा है ना। और तो ये बता- हमने हाँ ये हमने डिस्कस भी किया था जब पढ़ा रहे थे कैटापुल्ट के बारे में, हमने डिस्कस भी किया था आपको कि कैटापुल्ट का एग्जाम्पल भी दिया था। अब ये तो एग्जाम से पहले पूछना तो गलत बात है? ये तुमने नोट्स नहीं देखे इसका मतलब? भाई कैटापुल्ट में क्या होता है बताइए? कैटापुल्ट में आपको लीवर बीच में, वो सॉरी जो आपका लोड है वो बीच में होता है। कैटापुल्ट कैसे होती है, चलो बना लेते हैं। ऐसे होती है और ये ऐसे, बोलो। और यहाँ पे Yes. लोड होता है, ये लोड है, बताओ। यस सर। ये लोड है, यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं आप, और इसके अबाउट ये घूम रही है, ये फलक्रम है। अब बताओ कौन सा लीवर है, सबको बता दो कौन सा लीवर है। थर्ड। क्लास 3। हाँ एफर्ट बीच में, जिस लीवर में भी एफर्ट बीच में है वो लीवर है ये। ठीक है, बस यही था। So what is the direction of effort and load? हैं? So what is the direction of effort and load? डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एंड लोड, यहाँ पे डायरेक्शन तुम्हें क्यों बनानी है? पुली सिस्टम थोड़ी ना जहाँ डायरेक्शन डायरेक्शन So यहाँ कहाँ reflect बनाना on. है? So reflect on. लोड तो इधर अपनी डायरेक्शन में आप खींच रहे हैं ना, Yes, sir. लोड को आप किधर खींचते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। लोड तो नीचे, और उसका जो वेट होगा वो, इसमें आपको डायरेक्शन बनानी नहीं होती। लीवर डायरेक्शन कहाँ से आ गई बीच में? यहाँ तो खाली आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा लीवर है और उसकी मैकेनिकल एडवांटेज कितनी है। अगर आपको बाकी सारी चीजें दे रखी हैं तो वैसे मैकेनिकल एडवांटेज तो आपको लीवर का टाइप्स पता चलती ही पता चल जाएगी कौन सी है। वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज थर्ड लीवर का क्या होता है सब पता होगा, किस तरह यूज होते हैं, सब स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा? फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या पूछ रहा है? फॉर विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम द लीस्ट? सबसे ज्यादा लीस्ट किसमें होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। देखो स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब क्या होंगे? कम होंगे। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, यानी स्पीड जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और आपकी जो वेवलेंथ है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। तो अब इसमें से आप जान जाइए किसकी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड पे भी डिपेंड कर जाएगी आके। चलिए अब ये तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ही करते हैं, काफी सारी चीजें देखनी है। ठीक है, टेस्ट